चलिए शुरुआत करते हैं। तो उनका अपना टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फीड स्टफ, यानी जो भी हम पहले बात कर चुके हैं कि जो पाचन तंत्र है उसकी एनाटॉमी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि पाचन तंत्र क्या है, कौन कौन से उसके भाग होते हैं। ठीक है, क्रम वाइज उनके बारे में हम बात कर चुके हैं कि नॉन रूमिनेंट्स में स्टोमक के कौन कौन से पार्ट होते हैं और रूमिनेंट्स के स्टोमक में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और अलग अलग जानवरों के स्टोमक में क्या डिफरेंस है। इन सब के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो फीड स्टफ है, यानी जो भी चीज जानवर खाता है, ठीक है, और मुख्य रूप से भोजन जो जानवर खाता है उसमें होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, मुख्य रूप से ये तीन चीजें होती हैं। इसके अलावा उसी में मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ठीक, पानी होता है। लेकिन हम जो पाचन की बात करेंगे मुख्य रूप से हम वो किस में करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस तरह से होता है, ठीक है, प्रोटीन का पाचन किस तरह से होता है, और फैट का यानी जो वसा है उसका पाचन किस तरह से होता है। ठीक, और इनका जो पाचन है अलग अलग जानवरों में, अलग अलग से मतलब है रूमिनेंट्स और नॉन रूमिनेंट्स, ठीक है, किस तरह से होता है, उनका अवशोषण किस तरह से होता है, ठीक है, और लास्ट में कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है प्रीहेंशन। प्रीहेंशन के सबसे पहले बात करेंगे पाचन है। पाचन बोल किसे रहे, ये जो जटिल कंपाउंड हैं, ठीक है, जो जटिल कंपाउंड होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है। और इसको सरल अवस्था में यानी अवशोषण के योग्य अवस्था में परिवर्तित करना ही, यानी शरीर इसको उपयोग में ले सके उस अवस्था में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, जैसे जो हमारा शरीर है, कार्बोहाइड्रेट को ये तो है नहीं कि साहब हमने सब्जी वगैरह जो भी है वो ली और शरीर उसको उपयोग कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, हमें उससे सीधे ऊर्जा मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलेगी। शरीर के अंदर क्या होगा, एक प्रोसेस चलेगी। उसको जो जटिल अवस्था है उसको कम जटिल अवस्था में तोड़ा जाएगा, कम जटिल को उससे और कम जटिल में, और लास्ट में अंत में बिल्कुल सरल अवस्था जिसको शरीर अवशोषित कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, मोनोसेकेराइड यूनिट्स और भी होती हैं, तो उस अवस्था में परिवर्तित करना, प्रोटीन्स को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करना, और वसा को फैटी एसिड की अवस्था में परिवर्तित करना। ठीक है, जिसको शरीर अवशोषित कर सके और आगे अपने काम में ले सके। तो यही चीज क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। तो सबसे पहले आता है प्रीहेंशन क्या है। देखिए, इसे कहते हैं प्रीहेंशन, भोजन को ग्रहण करना। भोजन को ग्रहण करने की क्रिया, यानी जो भी जानवर खा रहा है, ठीक है, या हम लोग खाते हैं, तो भोजन को किसकी सहायता से ग्रहण करते हैं, हाथों की सहायता से ग्रहण करते हैं। ठीक है, भोजन को उठाया, उसको तोड़ा और मुंह तक लेकर के आते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो जानवर हैं वह भोजन को किस तरह से ग्रहण करते हैं, यानी मुंह तक, मुंह के अंदर लेते हैं, तो वह जो क्रिया है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रीहेंशन कहते हैं। जो भोजन को ग्रहण करने की क्रिया है वो क्या कहला रही है, प्रीहेंशन कहलाती है। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं हम, प्रीहेंशन। और फिर दूसरा नंबर पर आ जाता है प्रीहेंशन ऑर्गन, यानी वे अंग जिनकी सहायता से, वे अंग जिनकी सहायता से भोजन ग्रहण किया जाता है। प्रीहेंशन तो एक क्रिया हो गई, लेकिन उस प्रीहेंशन की क्रिया को संपन्न करने के लिए हमारे शरीर के कौन कौन से अंग मदद करते हैं, भोजन को ग्रहण करने में हमारे शरीर का कौन सा अंग मदद करता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती, वो अंग क्या कहलाते हैं, प्रीहेंशन ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे बात करें कि गाय हो गई, भैंस हो गई, कुत्ता हो गया, ये जो जानवर हैं ये मुख्य रूप से जो भोजन को ग्रहण करते हैं किसके द्वारा करते हैं, जीभ के द्वारा। तो इनमें
जो प्रीहेंशन ऑर्गन है वो क्या हो गया, जीभ हो गई। ठीक है। भेड़ है, भेड़ भी किसका उपयोग करती है, जीभ का उपयोग करती है, लेकिन इसके साथ साथ वो किसका उपयोग करती है, अगले दांतों का उपयोग करती है, इंसाइजर, बिल्कुल जस्ट सामने वाले दांतों का उपयोग करती है। तो इंसाइजर दांतों का भी उपयोग भेड़ करती है। तो इसलिए भेड़ में प्रीहेंशन ऑर्गन है वो क्या क्या चीज हो गई, जीभ और इंसाइजर दांत हो गए। बकरी, ऊंट, सुअर, ठीक है, इन तीनों में जो प्रीहेंशन ऑर्गन है वो होठ होते हैं। ठीक है। होठ के द्वारा ये क्या करते हैं, जो भोजन है उसको ग्रहण करते हैं। वहीं घोड़े में इसके होठ तो है ही हैं, लेकिन होठों का एक विशेष गुण है, ये कैसे होते हैं, संवेदनशील व गतिशील। गतिशील तो है ही है, मोबाइल होठ तो होते ही हैं ये, लेकिन कैसे होते हैं, संवेदनशील होते हैं ज्यादा। ठीक है। इसलिए घोड़े के होठों के लिए एक संवेदनशील शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है। अब जैसे बकरी है, बकरी में एक शब्द आता है ब्राउजिंग, है ना, क्या बोलते हैं उसे, ब्राउजिंग। ब्राउजिंग किसे कहते हैं, एक होता है ग्रेजिंग। सामान्य रूप से जमीन पर जो जानवर घास को चरते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेजिंग। लेकिन बकरी क्या करती है कि आपने देखा होगा कि जैसे जो नुकीली झाड़ियां होती हैं, ठीक है, जिनमें मुख्य रूप से बेर का पौधा आता है, ठीक है, जो छोटी बेर वाली झाड़ियां होती हैं वो होती हैं। तो बकरी किसी फने का सहारा लेती है, बड़े पेड़ का, ठीक है, या अपने अगली टांगों को उस थोड़ी कठोर सतह के ऊपर रखती है, यानी अगली टांगें ऊपर की तरफ उठाती है, और होठों की सहायता से जो केवल पत्ती पत्तियों को ये खाती है, कांटों को क्या करती है, तोड़ देती है। तो बकरी के द्वारा अगले पैरों को आगे की ओर रखकर होठों की सहायता से केवल पत्ती पत्तियों को चूटना या खाना, ठीक है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्राउजिंग कहलाती है। और किससे संबंधित होती है ब्राउजिंग, बकरी से संबंधित होती है। ठीक है। तो ये गुण क्या कहलाता है बकरी का खाने का, ब्राउजिंग कहलाता है। ठीक है। तो अपना प्रीहेंशन ऑर्गन हो गए और प्रीहेंशन हो गए। आगे, अब जब भोजन ग्रहण कर लिया तो भोजन का क्या किया जाएगा, चबाया जाएगा। ठीक है, पचाने उसको, भोजन को क्या करते हैं हम, खाने के बाद, ग्रहण करने के बाद उसको चबाया जाता है। और चबाने को ही हम क्या बोलते हैं, मेस्टिकेशन कहते हैं। सॉरी। भोजन को चबाना क्या कहलाता है, मेस्टिकेशन कहलाता है। भोजन को चबा रहे हैं, चबाने के साथ साथ, ठीक है, मुंह में क्या स्रावित हो रही है, लार स्रावित हो रही है। ठीक है। तो भोजन के साथ लार का मिक्स होना, भोजन में लार का मिश्रित होना क्या कहलाता है, इनसेलाइवेशन कहलाता है। ठीक है। अब भोजन में लार भी मिल गई, भोजन लसलसा हो गया, तो अब क्या किया जाएगा, भोजन को निगला जाएगा। तो भोजन को निगलना, भोजन को निगलना क्या कहलाता है, डीग्लूटिनेशन कहलाता है। ठीक है। डीग्लूटिनेशन, और ये क्या हो गया, रीगर्गिटेशन। अब रूमिनेंस में क्या होता है कि जो रूमिनेंस जानवर होते हैं उनमें रूमन बड़ा होता है, काफी थैलेज समान संरचना होती है, अंदर से कैसा होता है, रोईदार तौलिए के समान होता है रूमन। जानवर एक साथ जल्दी जल्दी पहले खा लेता है, ठीक है, और बाद में उस भोजन को, ठीक है, अच्छी तरह से पचाने के लिए उस भोजन को वापस कहाँ लेके आता है, मुंह में लेके आता है। ठीक है। अब उस अवस्था में जो भोजन है एक बार ग्रहण कर लिया, जल्दी जल्दी जितना खा सकता है, फिर आराम से बैठा रहेगा और जुगाली करेगा, भोजन को सही ढंग से चबाएगा। तो रूमन में जो भोजन निगलते समय अंदर की ओर गया, स्टोर कर लिया, उसके बाद जब जानवर तसल्ली से बैठा हुआ है,
तो भोजन को सही ढंग से चबाने के लिए भोजन के छोटे छोटे पिंड कहाँ आते हैं, मुंह में आते हैं। ठीक है, तो भोजन का भ्रूमन से या चारे का भ्रूमन से वापस मुंह में आना क्या कहलाता है, रीगर्जिटेशन। भोजन को अच्छी तरह से चबाने के लिए, चबाने के लिए, ठीक है, भोजन को अच्छी तरह से चबाने के लिए भोजन को रूमन से वापस मुंह में लाना, वापस मुंह में लाना क्या कहलाता है, रीगर्जिटेशन कहलाता है। अब क्या करेगा वो, दोबारा से उस भोजन को चबाएगा, तो उस अवस्था को क्या बोल देते हैं हम, रीमेस्टिकेशन। रीमेस्टिकेशन, जो भोजन है उसको वापस दोबारा से चबा रहा है, भोजन को दोबारा चबाना, यानी रीगर्जिटेशन के बाद क्या कर रहे हैं, रीमेस्टिकेशन आता है। और फिर उसके बाद क्या करेगा जानवर, वापस से उसको निगलेगा, उस अवस्था को बोल देंगे हम रीग्लूटिनेशन। रीग्लूटिनेशन, तब ये सभी चीजें, रीगर्जिटेशन, रीमेस्टिकेशन, रीग्लूटिनेशन, ठीक है, यानी दोबारा से उसको भोजन को निगला जा रहा है अच्छी तरह से चबाने के, ठीक है। अब अगला आता है डीफिकेशन, यानी जो भोजन अच्छी तरह से खाया पिया उसके बाद वो पच गया, उस पचित को मल के रूप में बाहर निकालने को क्या कहते हैं, डीफिकेशन। पचने के बाद है पचित व अपशिष्ट, भोज्य पदार्थ को मल के रूप में बाहर निकालना, ठीक है, क्या कहलाता है, डीफिकेशन कहलाता है। ठीक, तो मेस्टिकेशन एंड सेलाइवेशन, मेस्टिकेशन यानी भोजन को चबाना, एंड सेलाइवेशन भोजन में लार का मिश्रित होना, डिग्लूटिनेशन भोजन को निगलना, रिगर्जिटेशन दो रूमिनेंट्स जानवरों में ये प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है, इसमें पाई जाती है रूमिनेंट्स में, क्योंकि रूमिनेंट्स में एक साथ वो ज्यादा खा लेते हैं और उसके बाद उसको वापस पचाने, सही ढंग से चबाने के लिए मुंह में लेकर के आते हैं। तो रूमन से जो भोजन आता है छोटे छोटे पिंडों के रूप में, उसको जानवर दोबारा से चबाता है, तो उस अवस्था को क्या करते हैं हम, वापस भोजन को रूमन से मुंह में लाने को रिगर्जिटेशन, और उसको चबाने को दोबारा से रीमेस्टिकेशन, चबाने के बाद वापस मुंह में ले जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रीग्लूटिनेशन। और अपचित जो अपशिष्ट भोज्य पदार्थ है मल के रूप में बाहर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं हम डिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, अब पाचन की प्रक्रिया किस किस तरह से संपन्न होती है। सबसे पहले क्या पड़ता है, मुख गुहा पड़ती है, ठीक है। मुख गुहा में क्या होता है, भोजन का यांत्रिक पाचन, ठीक है, यांत्रिक यानी औजारों की सहायता से, यंत्रों की सहायता से, और यंत्र कौन से हैं अपने, दांत, ठीक है। तो भोजन को चबाना क्या कहलाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं, जो आगे चल के किस में हेल्प करता है, भोजन के पाचन में मदद करता है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, भोजन का यांत्रिक पाचन कहलाता है। उसके बाद रासायनिक पाचन, ठीक है। रासायनिक पाचन में क्या है कि यहीं पर भोजन में क्या मिलती है, लार के द्वारा होता है, मुंह में क्या बनती है, लार बनती है। तो लार के द्वारा जो पाचन होता है चबा करके, तो क्या हो गया, यांत्रिक पाचन हो गया। अब चबाते समय क्या मिल रही है, लार मिल रही है, एनसेलाइवेशन की प्रक्रिया हो रही है। उस एनसेलाइवेशन में लार के द्वारा क्या होता है, जैसे ही लार के संपर्क में भोजन आता है, तो भोजन का क्या हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि देखो लार में क्या क्या चीज पाई जाती है, म्यूसिन पाई जाती है, लाइसोजाम पाया जाता है, थायोसाइनेट और टाइलिन, ठीक है। अब जो ये टाइलिन है,
हाँ पाए, किन किन में पाया जाता है? मुख्य रूप से जो मानव हैं और मांसाहारी जो जंतु हैं उनकी लार में ये पाया जाता है। लेकिन जो रूमिनेंट्स हैं, ठीक है, उनकी लार में टाइलिन क्या रहता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है। तो टाइलिन के द्वारा जो रासायनिक पाचन होता है वो किसमें होता है? नॉन रूमिनेंट्स के मुंह में होता है। ठीक है। और इसके पाचन द्वारा क्या होता है टाइलिन के द्वारा? कि जो स्टार्च है, टाइलिन किसका पाचन करता है? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के टाइलिन द्वारा पाचन से क्या बनता है? मुख्य रूप से माल्टोज यानी डाइसैकेराइड बनते हैं। ठीक है। तो टाइलिन किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। म्यूसिन क्या करती है? भोजन को लसलसा बनाती है। ठीक है, जो भोजन को चिकना बना देती है, इससे निगलने में सहायता मिलती है। आसानी से जो भोजन है वो गले से नीचे ईसोफेगस से होते हुए स्टोमक में चला सकता है। लाइसोजाइम जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक। और वही थायोसाइलेट। तो ये चीजें हो गई किससे? जो मुंह में पाचन की प्रक्रिया होती है उससे संबंधित। तो भोजन का जो पाचन मुख्य गुहा में हो रहा है वो मुख्य रूप से कौन कौन सा पाचन हो रहा है? एक तो हो रहा है यांत्रिक पाचन, जो कि दांतों के चबाने से शुरू होता है। दूसरा होता है रासायनिक, जिसमें लार मदद करती है, जो मुख्य रूप से किसमें होता है? नॉन रूमिनेंट्स। क्योंकि नॉन रूमिनेंट्स में क्या पाई जाती है? टाइलिन जो है पाया। ठीक है। और टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसमें करता है? डाइसैकेराइड्स। ठीक है, जिसमें माल्टोज किसका एग्जाम्पल है? डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल होता है। इसके आगे पाचन से क्या बनता है? ग्लूकोज के दो अणु बनते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये मोनोसैकेराइड यूनिट होती है। ठीक। तो इस तरह से पाचन होता है मुख्य गुहा में। रूमिनेंट्स में टैलिन एब्सेंट पाया जाता है। अब देखिए आगे है ईसोफेगस। ईसोफेगस में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, केवल लार की प्रक्रिया क्या रहती है? जारी रहती है। ठीक है, जो लार का काम है वो ईसोफेगस में चलता रहता है। और जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? जठर रस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जठर रस। ठीक। और ये जठर रस क्या है? किस तरह से स्रावित हो रहा है, क्या काम करता है, इसकी बात करें हम। आमाशय में जैसे ही जठर रस के संपर्क में आता है तो जो पिछली प्रक्रिया, जो टाइलिन की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आमाशय है, आमाशय में जो आमाशय का जो पीएच है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। क्यों होती है, कैसे होती है? देखो, जठर रस का जो स्राव करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? यहाँ पर गैस्ट्रीन हार्मोन करवाता है। ठीक है। कौन करवा रहा है? गैस्ट्रीन हार्मोन करवाता है। और कौन सी कोशिकाओं से होता है ये? जी सेल से होता है। तो जी सेल से सीक्रेट होता है गैस्ट्रीन हार्मोन, और ये किसका स्राव करवाता है? जठर रस का स्राव करवाता है। ठीक है। और जो जठर रस है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर एक, क्योंकि ये सब अपना अपना काम करेंगे, HCl, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज और प्रोरेनिन। ठीक है। तो यहां आपको याद रखना है कि जो जठर रस है, ठीक है, वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? हार्मोन से। क्या है? एक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? गैस्ट्रिन हार्मोन। और गैस्ट्रिन हार्मोन को सीक्रेट करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? बी सेल कहलाती हैं। ठीक है। अब ये क्या काम करता है? भोजन के पाचन में मदद करता है। अब जो जठर रस के द्वारा ये पाचन में मदद कर रहा है, तो जठर रस में कौन कौन सी चीजें? HCl। HCl के काम की बात करें तो HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है भोजन के लिए। अब भोजन में जितने भी हानिकारक जीवाणु हैं, ठीक है, चाहे हमने कैसे भी देखभाल के हम काफी अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी मान लो उसमें किसी प्रकार का संक्रमण है, कोई हानिकारक जीवाणु, तो उनको नष्ट करने का काम। ठीक है। जो भोजन के बड़े अणु हैं,
उनको गलाने का काम करता है। ठीक है। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज, प्रोरेनिन, ये जो तीनों हैं, इनकी अवस्था होती है, ये कौन सी? निष्क्रिय अवस्था। इनकी अवस्था कैसी है? ये निष्क्रिय। तो इनको क्या करता है HCl? सक्रिय अवस्था में लाता है। और इनको सक्रिय अवस्था में परिवर्तित करने के बाद फिर ये एक्टिव होते हैं, आगे चल के भोजन का पाचन करते हैं। कैसे करते हैं? पहले HCl कार्य टाइलन की क्रिया को रोक दिया। ठीक है। उसके बाद भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। भोजन को सड़ने से बचाता है ये। भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। और जो भोजन में कठोर मतलब जो पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है? ये तोड़ता है या गलाने में मदद करता है। और भोजन में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम्स को क्या करता है? ये सक्रिय अवस्था में लाता है। ठीक है। जैसे कि अभी कौन से थे? प्रोरेनिन था। ठीक है। और जो कौन सा था अपना? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, यानी पेप्सिन से बनता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक, ये सब कैसे हैं? निष्क्रिय अवस्था के। अब इनको सक्रिय अवस्था में कैसे लाता है? ये पाचन किसमें चल रहा है? आमाशय। और हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से किसकी? नॉन रूमिनेंट। आमाशय में जो पेप्सिलोजन है, ये कैसा है? निष्क्रिय अवस्था। और इस निष्क्रिय अवस्था के पेप्सिनोजन को HCl इसमें कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। वो कौन सी अवस्था का है? सक्रिय अवस्था। जो पेप्सिन है, ये कैसी अवस्था है इसकी? सक्रिय अवस्था होती है। दूसरा हो गया अपना प्रोरेनिन। प्रोरेनिन को HCl इसमें कन्वर्ट करता है, रेनिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। कौन कर रहा है? HCl ही कर रहा है। और ठीक है, दोनों एंजाइम हो गए, पेप्सिनोजन हो गया और प्रोरेनिन हो गया। अब इन दोनों के काम की बात करें, तो जो पेप्सिनोजन है वो काम करता है प्रोटीन के ऊपर। और प्रोटीन को यही पेप्सिन किस में तोड़ता है? पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, यानी जटिल अवस्था को सरल अवस्था में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। और वहीं प्रोरेनिन किस में टूटा था? रेनिन में। और रेनिन कैसी अवस्था हो गई? सक्रिय। रेनिन का काम क्या है? कि दूध के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, कैसिनोजन। इस कैसिनोजन को जो रेनिन एंजाइम है, वो किस में बदलता है? पहले कैसीन में बदलता है। उसके बाद इस कैसीन को किस में बदलता है? पैरा कैसीन में बदलता है, रेनिन ही। और यह पैरा कैसीन कैल्शियम आयंस की उपस्थिति में किसमें बदल जाती है? कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदल दी जाती है। कैल्शियम पैरा कैसीनेट। इसी को क्या बोलते हैं हम? दूध का थक्का। दूध का थक्का इसी को कहा जाता है। और इसी को बोल देते हैं हम कोगुलम। तो जो दूध का थक्का बनाने का काम करता है, वो कौन करता है? रेनिन। ठीक है। और जो पेप्सिन है, वो किसको पचा रहा है? प्रोटीन को जटिल अवस्था से सरल अवस्था में तोड़ने का काम। ठीक है। तो दूध की प्रोटीन ये क्या है? कैसिनोजन, दूध प्रोटीन। तो दुग्ध प्रोटीन को पहले किसमें कन्वर्ट करता है? कैसिनोजन को कैसीन में। कैसीन के बाद पैरा कैसीन में।
और पैरा कैसीन कैल्शियम की उपस्थिति में कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, पेप्सिन के बारे में और रेनिन के बारे में। उसके बाद ये है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक मीन्स आमाशय, और लाइपेज जो एंजाइम है वो किसको पचाने का काम करते हैं, वसा को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आमाशय के अंदर जो फैट है वसा है, उसको पचा किसके द्वारा पचती है, वो उसका पाचन किसके द्वारा शुरू हो जाता है, गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। क्योंकि लाइपेज एंजाइम आगे भी स्रावित होगा, लेकिन ये लाइपेज कहां पर स्रावित हो रहा है, आमाशय के अंदर, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम गैस्ट्रिक लाइपेज। और यह फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक है, तो इस तरह से आमाशय में किस किस का पाचन हुआ, प्रोटीन का, ठीक है, दुग्ध प्रोटीन का और वसा का पाचन हो रहा है। ठीक है, आमाशय के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन नहीं हो रहा है। ठीक है, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन अनुपस्थित होता है, जबकि वसा का भी पाचन हो रहा है इसके अंदर और प्रोटीन का पाचन हो रहा है। ठीक, ये बात हो गई आमाशय के बारे में। अब नेक्स्ट, अब जो गैस्ट्रिक जूस स्रावित हो रहा था, ठीक है, वो किस तरह से प्रेरित होता है, इसके बारे में बात करें। क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में जो बात कर रहे थे हम, कि वहां पर जो पेप्सिनोजन था, ठीक है, प्रोरेनिन था और गैस्ट्रिक लाइपेज था। तो ये जो एंजाइम है जो कि पाचन में मदद कर रहे थे, ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस का स्राव जो आमाशय की जी सेल्स से हो रहा था, और कौन से हार्मोन के प्रभाव में हो रहा था, जो गैस्ट्रिन हार्मोन है उसके प्रभाव में हो रहा है। तो होता किस तरह से है, सबसे पहले देखो, जब कभी भी हम देखते हैं कोई अच्छी चीज खाने वाली होती है, ठीक है, तो क्या होता है, उसको उसकी वजह से हमारी, चाहे हमें भूख लग रही हो नहीं लग रही हो, लेकिन हमें इच्छा होती है कि खाई जाए, और भूख मतलब ऐसा लगता है कि अब भूख लगने लगी। तो तीन अवस्थाओं में गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। पहली अवस्था कौन सी है, जब हम किसी खाने वाली अच्छी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो उस अवस्था में गैस्ट्रिक जूस का स्राव बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज क्या होता है, किसी स्वादिष्ट खाने की वस्तु को देखकर, ठीक है, किसी खाने की स्वादिष्ट खाने की वस्तु को देखा हमने, तो उसी से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का स्राव स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, सिफेलिक फेज। दूसरी होती है गैस्ट्रिक फेज। हमने खाना खाया, खाने के बाद जैसे ही भोजन हम निकलते हैं वो कहाँ पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। तो आमाशय में पहुंचने पर आमाशय में भोजन के पहुंचने पर, ठीक है, तो क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस है, जठर रस है, उसका स्राव बढ़ जाता है। क्योंकि वहां पर भाई जब आमाशय में ये सेंसेशन होता है, जैसे भोजन निकलने के बाद पहुंचता है कि भोजन आ गया, इसको पचाना पड़ेगा। पचाने पड़े क्या करते हैं, जी सेल एक्टिवेट होती हैं और वो गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव करती हैं, और गैस्ट्रिन हार्मोन किसके स्राव को बढ़ाता है, गैस्ट्रिक जूस के स्राव को बढ़ा देता है। तीसरा होता है इंटेस्टाइनल फेज। ये क्या होता है, कि जब आमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है, और आमाशय में भोजन का पाचन होने के बाद, इस तरह से देखें,
ठीक है। आमाशय है। आमाशय में भोजन का पाचन होने के बाद पाइलोरिक वाल्व के द्वारा जब भोजन यहां से बाहर आ जाता है, कहां पर? इंटेस्टाइन में, आंत में आ जाता है। स्टोमक क्या हो गया? खाली हो गया। ठीक है। तो यहां पर ये सेंसेशन जाता है कि भाई जो स्टोमक है वो खत्म हो चुका है। ठीक है। तो यहां पर इंटेस्टाइन में भोजन आ गया। तो उसके बाद किसका स्राव होता है? गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है। तो जब भोजन पूरा पचने के बाद, आमाशय में पचने के बाद आंत में आ जाता है, तो उसके बाद गैस्ट्रिक जूस के स्राव को स्टिमुलेट किया जाता है, बढ़ाया जाता है। उसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल फेज बोलते हैं। और आमाशय में पचने के बाद जो भोजन यहाँ पर, ठीक है, जो अर्ध तरल भोजन आता है, उस भोजन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर टाइम कहते हैं। ठीक है। अर्ध तरल भोजन क्या कहलाता है? टाइम। यहाँ से आमाशय से जो भोजन पचने के बाद निकलता है, जो आंत में पहुंचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई स्टेज किसकी? गैस्ट्रिक जूस के स्राव को बढ़ाने की। अब गैस्ट्रिक जूस का काम, अब भाई ये ऐसा तो है नहीं कि ये स्राव होता ही रहेगा, बंद भी तो होगा। तो बंद के लिए क्या होता है? एक फीडबैक मैकेनिज्म होती है कि भाई आमाशय भर चुका है, ठीक है, पाचन चल रहा है, तो अब किसी प्रकार का वहां पर स्राव ना किया जाए। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं? इस गैस्ट्रिक जूस के स्राव को घटाते हैं। जिनमें से एक हार्मोन होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। कौन सा है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसको बोलते हैं हम जीआईपी। तो ये क्या करता है? जो जठर रस है उसके स्राव को, गैस्ट्रिक जूस के स्राव को क्या कर देता है? कम देता है। ठीक है। ये तो बात हो गई गैस्ट्रिक जूस से संबंधित। अब अगले पाचन के बारे में बात करें हम, कि आमाशय के बाद जो भोजन है वो कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में। ठीक है। और छोटी आंत में क्या होता है? मुख्य रूप से जो भोजन है उसका जो अवशोषण है वो छोटी आंत में ही होता है। और आगे का पाचन किस तरह से होता है छोटी आंत में, उसके बारे में बात करेंगे। अब जो छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? विलाई और माइक्रोविलाई के द्वारा। हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है, एनाटॉमी के समय, कि जो छोटी आंत है उसमें उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जो किसका काम करते हैं? छोटी आंत के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं और अवशोषण में मदद करते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भोजन का अवशोषण हो सके। ठीक है। तो इसमें अवशोषण के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाए जाते हैं? उंगली नुमा प्रवर्त पाए जाते हैं। और विलाई के ऊपर छोटे छोटे रोएदार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है। ये अवशोषण में मदद करते हैं। अब जो विलाई और माइक्रोविलाई हैं, इनकी जो संकुचनशीलता है, ठीक है, ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसको जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? एक विलिकाइनिन हार्मोन। कौन करता है? विलिकाइनिन हार्मोन विलाई और माइक्रोविलाई के मूवमेंट्स को, कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। छोटी आंत में ही पित्तरस और अग्नाशयी रस आकर के मिलते हैं और पाचन में मदद करते हैं। ठीक है। जो पित्तरस कहाँ से आ रहा है? पित्ताशय से आ रहा है। बाइल डक्ट आकर के खुलती है। वो जो लीवर में बनने वाला बाइल जूस है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? पित्ताशय। अग्नाशयी रस अग्नाशय से आता है। ठीक है। जिसमें कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। मुख्य रूप से ये होता है प्रोटियोलाइटिक प्रकार के एंजाइम्स इसमें होते हैं। तो किस तरह से पाचन होता है उसके बारे में बात करें। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बाइल जूस के बारे में। ठीक है। यानी पित्तरस। जो पित्तरस है इसका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण होता है यकृत में।
हेपेटोसाइट द्वारा। हेपेटोसाइट्स द्वारा संग्रहित कहाँ होता है? पित्ताशय में। ठीक। और पित्ताशय से जो बाइल डक्ट निकलती है वो कहाँ करके खुलती है? ड्यूडेनम में, यानी जो छोटी आंत का पहला भाग है उसमें आकर के खुलती है। बाइल जूस में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक होता है जल, दूसरे पित्त लवण, तीसरे पित्तवर्धक, चौथा कोलेस्ट्रॉल, और पांचवा लेसिथिन। ठीक है। जल है, सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं, जल है जल रहेगा उसको। ठीक है, एक्यूरेटी प्रदान करने के लिए, उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए। दूसरे हैं पित्त लवण। पित्त लवण क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। ये क्या होते हैं? ये ग्लाइकोलेट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं इस तरह से यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? चार प्रकार के पित्त लवण पाए जाएंगे, जिनको हम बोल सकते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट, इसी तरह से सोडियम टोरोकोलेट, इसी तरह से किसको हो जाएंगे? पोटेशियम, पोटेशियम ग्लाइकोलेट, और इसी तरह से पोटेशियम टोरोकोलेट। तो ये चार प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पित्त लवण पाए जाते हैं। अब इनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? क्षारीय। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही जो धातु हैं इसमें आती हैं, क्षारीय धातुओं के अंतर्गत आते हैं। और इन पित्त लवण का काम हो गया पित्त रस को, अरे ये पित्त रस को क्षारीयता प्रदान करना, क्षारीयता प्रदान करना, ये किसका काम है? पित्त लवणों का काम होता है। पित्त लवण का कार्य क्या हो गया? पित्त रस को क्षारीयता प्रदान करना। जो कौन कौन से होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के ग्लाइकोलेट और टोरोकोलेट होते हैं। अगला आता है पित्तवर्धक। ये क्या होते हैं? बिलरुबिन होता है एक, दूसरा होता है विलवर्लिन। बिलरुबिन पीले रंग का होता है, विलवर्लिन हरे रंग का होता है। इन दोनों का काम क्या है? जो पित्त रस है, पित्त रस को हरा पीला रंग प्रदान करता है। हरा पीला रंग प्रदान करना। जब पित्त रस को हम देखते हैं तो कभी तो हरा सा दिखाई देता है, कभी पीले रंग का सा दिखाई देता है, दोनों मिक्स से इसमें दिखाई देते हैं। तो पित्त रस को हरा पीला रंग प्रदान कौन करता है? पित्तवर्धक करते हैं। फिर है लेसिथिन। लेसिथिन का काम है जो वसा है या जो भोजन है, इस तरह से हम बोल सकते हैं, पृष्ठ तनाव को कम करना। पृष्ठ तनाव को कम करना, ये किसका काम है? लेसिथिन का काम होता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, तो हमने बात कर ली कि बाइल जूस के कैरेक्टर क्या हैं, किस किस तरह से ये कार्य कर रहा है। ठीक है। देखो, जो बाइल जूस है, पित्तरस, सबसे नंबर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पित्तरस एक आभासी पाचक रस है। जो क्यों है आभासी पाचक रस? क्योंकि या फिर जो भोजन के, या मुख्य रूप से हम भोजन में भी कौन सा तत्व? वसा,
कि पाचन में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है, ना कि पचाता है। यानी जो वसा है या भोजन है, उसको पचाता नहीं है, केवल क्या कर रहा है? पाचन में मदद करता है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? आभासी पाचक रस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। अब वसा के पाचन में मदद किस तरह से करता है ये? क्या काम करता है ये? वसा के पाइसीकरण, वसा के पाइसीकरण द्वारा। ठीक है। पाइसीकरण मतलब हो गए इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। वसा का क्या करता है ये? इमल्सिफिकेशन करता है या पाइसीकरण के द्वारा वसा के पाचन में मदद करता है। ये क्या हो गया? बाइल जूस का कार्य। ठीक है। एक तरह से क्या है, एक आभासी पाचक रस है, इसको वास्तविक पाचक रस नहीं बोलते, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के भोजन को पचाता नहीं है, केवल और केवल क्या कर रहा है ये? जो पाचन है उसमें मदद करता है, ना कि भोजन को ये पचाता है। ठीक है। और कैसे कर रहा है ये? जो वसा है उसके इमल्सिफिकेशन के द्वारा। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद, ठीक है, तो ये क्रस के भाग हो गए और ये इनके काम हो गए। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? आभासी पाचक रस। यानी पाचन नहीं करता है, केवल पाचन में मदद करता है, और वो भी किसके पाचन मदद करता है? वसा के पाचन मदद करता है। किसके द्वारा? पाइसीकरण के द्वारा। पाइसीकरण किसे कह रहे हैं? पाइसीकरण कह रहे हैं कि जो बड़ी वसा है, बड़ी वसा पिंड जो होते हैं, उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाइसीकरण कहलाता है। तो यही क्या कहलाता है? वसा का पाइसीकरण कहलाता है। जैसे मान लो ये बड़ा वसा का बड़ा कण है, इस वसा को बाइल जूस क्या करेगा? छोटे छोटे खंडों में तोड़ देगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? वसा का पाइसीकरण कहते हैं। अब आगे चल के इस वसा को पचाना आसान हो जाएगा। तो ये जो पूरा काम चला है, बाइल जूस ने जो पाचन किया है वसा का, ये कहां पर चला है पूरा काम? छोटी आंत में चला है। ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरा जूस और होता है, ये तो बात कर ली हमने बाइल जूस के बारे में। ठीक है। एक दूसरा होता है पेनक्रिएटिक जूस। ठीक है। और देखो वसा का पाचन कैसे हो रहा है, कि जो फैट है या जिसको ट्राइग्लिसरॉल हम बोलते हैं, टीएजी बोलते हैं, उसका क्या हो रहा है? कि जो बाइल जूस है उसके द्वारा इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट होता है। अब यही जो इमल्सिफाइड फैट है, यानी जो बड़े बड़े कण थे, हमने बात की थी कि यहाँ पर बड़े बड़े वसा का जो पिंड है वो किस में कन्वर्ट हो गया? छोटे छोटे खंडों में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? वसा का एमल्सिफिकेशन बोल रहे हैं। अब ये जो छोटे छोटे खंड हैं, ठीक है, अब इसका पाचन किसके द्वारा होता है? पैनक्रिएटिक लाइपेज के द्वारा, यानी अग्नाशयी,
लाइपेज के द्वारा। इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि लाइपेज है, लाइपेज किस पर काम करेगा, वसा पर काम करेगा। टीएजी भी क्या है, एक ये वसा को ही हम क्या बोल रहे हैं, टीएजी। और ये किस में बदल देगा, डाई एसिल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देगा। अब इसको और सरल अवस्था में बदल दिया जाता है, किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। ठीक है, तो ये वसा का पाचन होता है इस तरह से। अब लेकिन हो कैसे रहा है, देखो, अब हम अग्नाशयी रस के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो पूरी चीजें हैं, ये सब किसके बारे में, अग्नाशय के बारे में। ठीक है, अग्नाशयी रस में जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। पहले उनको सक्रिय करना पड़ता है। किस तरह से सक्रिय होते हैं, अग्नाशय में पहला एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन। कौन सा है, ट्रिप्सिनोजन। यह ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज के द्वारा, किसके द्वारा, एंटेरोकाइनेज के द्वारा किसमें बदलता है, ट्रिप्सिन में। अब ये एंटेरोकाइनेज कहां से स्रावित होता है, छोटी आंत से, और छोटी आंत में भी ड्यूडेनम वाले भाग से। ड्यूडेनम की भित्ति से। तो ड्यूडेनम की भित्ति से, क्योंकि ये किस में आकर के मिल रहा है, जो अग्नाशयी रस है किस में आकर के मिल रहा है, जैसे हम बात करें यहाँ पर, मान लो ये क्या हो गई, ये पाइलोरिक वाल्व हो गया। ठीक है, और ये वाला भाग कौन सा हो गया, यहाँ तक का ड्यूडेनम। ठीक, हमने बात की थी कि यहाँ पर एक तो खुलती है शुरुआत में, तो कौन सी आ गई, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट आ गई। ठीक है, बाइल डक्ट से क्या आएगा, यहाँ पर पित्तरस आएगा। अब यहाँ पर जो भोजन पच करके आया, रस ने अपना काम कर दिया। क्या काम कर दिया, कि जो बस मेनली उसने किस पे काम किया, वसा के ऊपर काम किया पित्तरस ने। जो बड़ी वसा के पिंड थे, उनको छोटे वसा के पिंडों में बांट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो ड्यूडेनम है, इसकी भित्ति में, इसकी दीवार के द्वारा, इसकी जो दीवार की कोशिकाएं हैं, इनके द्वारा आगे चलने पर, पहले हम बात कर लेते हैं कि यहीं पर इस ड्यूडेनम से आके कौन सी भित्ति खुलती है, यहीं पर जो अग्नाशय से आ रही है, अग्नाशयी नलिका। यहीं पर कौन सी नलिका खुल रही है, अग्नाशयी नलिका, जो किसको लेकर के आ रही है, अग्नाशयी रस को लेकर के आती है। अग्नाशयी रस को लेकर के आती है। ठीक है, अब इसकी दीवार के द्वारा, ड्यूडेनम की दीवार के द्वारा, ये हो गई ड्यूडेनम। और इस ड्यूडेनम की दीवार के द्वारा यहां पर स्रावित किया जाता है कौन सा, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज। अब यह एंटेरोकाइनेज इस अग्नाशयी रस में जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, वो सक्रिय अवस्था में परिवर्तित करता है, जो काइमोट्रिप्सिन की अवस्था में है। ठीक है, सॉरी, पहले हो गए ट्रिप्सिनोजन। तो एंटेरोकाइनेज किसको कन्वर्ट कर रहा है, ट्रिप्सिनोजन को। ट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ट्रिप्सिन में, जो किसकी भित्ति से स्रावित हो रहा है, ड्यूडेनम की दीवार से। उसके बाद काइमोट्रिप्सिनोजन है, किसमें है ये भी जो अग्नाशयी रस है उसके अंदर स्थित होता है। तो काइमोट्रिप्सिनोजन को, जो ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बना, ठीक है, यह है ट्रिप्सिन। और ये कैसी है, निष्क्रिय अवस्था। इस निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन को सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदलता है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इनको सक्रिय कर रहे हैं, फिर इनके काम देखेंगे कि ये किस किस तरह से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला एंजाइम ट्रिप्सिनोजन सक्रिय अवस्था में आ गया ट्रिप्सिन में। दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन सक्रिय अवस्था में आ गया काइमोट्रिप्सिन में।
तीसरा है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कौन सा है? प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। यह काइमोट्रिप्सिन के द्वारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो कैसी है, सक्रिय अवस्था है, इसमें परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें तीन एंजाइम्स सक्रिय अवस्था में आ चुके हैं। सिनोजन ट्रिप्सिन में आ गया, काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में आ गया, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सक्रिय अवस्था में आ गया। अब ये काम कैसे करते हैं? देखो, प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों ही एंजाइम इस प्रोटीन को सरल अवस्था में पेप्टाइड और पेप्टोन्स में बदल देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था में? पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में, या बोल सकते हैं यहां पर हम डाइपेप्टाइड। ठीक, किसने तोड़ा प्रोटीन को? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ने। उसके बाद जो तीसरा एंजाइम है वह इन पेप्टोन्स या पेप्टाइड इसमें कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज अमीनो अम्ल यानी सरल अवस्था में परिवर्तित करता है। तो सबसे पहले जो प्रोटीन थी जटिल अवस्था की, उसको कम सरल अवस्था में डाइपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में तोड़ा, और फिर पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ने अमीनो एसिड्स में तोड़ा। ठीक है, अब इनको जो तोड़ने का क्रम होता है कैसे है? देखो, अब ये तो होते हैं एंडोकाइनेज प्रकार के, और ये होते हैं एक्सोकाइनेज। ये क्या होते हैं? जैसे मान लो ये प्रोटीन की चेन है, ठीक है, अब ये क्या करते हैं एंडोकाइनेज में, यानी कहीं से यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया, बीच में से। ठीक है, तो ये क्या टूटते हैं कि एक कम सरल अवस्था में टूटते हैं, और यहाँ पर दो से यूनिट यहाँ पर जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, एंडोकाइनेज यानी किसी भी चेन के जो किनारों से नहीं तोड़ते, ये प्रोटीन की जो चेन है उसको कहां से तोड़ते हैं? बीच में से, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एंडोकाइनेज। और जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ये क्या है? एक्सोकाइनेज। क्या करता है ये तोड़ता है किनारों से, यानी एक एक यूनिट को साइड से तोड़ करके लाता है, इधर से तोड़ेगा, इधर से तोड़ेगा, ये टूट गया तो इसके बाद यहां से तोड़ेगा। ठीक है, तो ये कहां से तोड़ता है? प्रोटीन की चेन्स को किनारों से तोड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सोकाइनेज प्रकार का एंजाइम इसे कहते हैं। तो इस तरह से जो अग्नाशयी रस है उसमें ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पहले सक्रिय अवस्था में आते हैं, फिर यही ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को जटिल से कम सरल में लेकर के आती है, और फिर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इस कम सरल को बिल्कुल सरल अवस्था, ठीक है, अमीनो अम्लों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक? अब जो अग्नाशयी रस है उसमें एक होता है एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, यानी पैनक्रेटिक एमाइलेज हो गया, और एमाइलेज किस पर काम करता है? कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है। तो यह कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। एमाइलेज किस पर काम कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट पर कार्य कर रहा है, और इसको डाइसैकेराइड में परिवर्तित करता है। तीसरा होता है पैनक्रिएटिक लाइपेज, ये वसा पर काम करता है, और वसा को किस में पचा देता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह से हमने देखा यहां पर अग्नाशयी रस। मुख्य रूप से इसका काम कैसा होता है? ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम उपस्थित, अब होते कौन कौन से हैं? देखिए,
पहला हो गया ट्रिप्सिनोजन। दूसरा काइमोट्रिप्सिन। नंबर 3 कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये तो तीनों प्रकार के जो एंजाइम हैं, निष्क्रिय अवस्था में इनको सक्रिय अवस्था में परिवर्तित करके ये क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। इसका करते हैं ये तीनों ही, प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन के प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कह रहे हैं। दूसरा, क्योंकि अग्नाशय से स्रावित हो रहा है इसलिए इसको क्या बोल देंगे, पैनक्रियोटिक। क्योंकि अग्नाशय से स्रावित होने वाले पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो ये किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और फिर होता है आगे पैनक्रिएटिक लाइपेज। तो लाइपेज एंजाइम किस पर काम करता है, वसा पर, तो इसलिए पैनक्रिएटिक लाइपेज वसा का पाचन करता है। इसी तरह से हमने पढ़ा था आमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज पढ़ा था। ठीक है, वो भी वसा का पाचन कर रहा था। तो यहाँ पर दोबारा से लाइपेज एंजाइम स्रावित हो रहा है, जो किससे हो रहा है, पैनक्रियास से। इसको क्या बोलते हैं हम, पैनक्रिएटिक लाइपेज कहते हैं। तो ये किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। तो ये एंजाइम किससे स्रावित हो रहे हैं, अग्नाशय से स्रावित होते हैं, अग्नाशयी रस के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो जो किस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, पाइशीकृत। पाइशीकरण से मतलब हम समझ गए कि जो बड़ी वसा के कण होते हैं उनको छोटे अवस्था में कन्वर्ट करना। पाइशीकृत वसा का जो सबसे अधिक पाचन है उसको कौन करता है, पेनक्रिएटिक लाइपेज करता है। क्योंकि वसा को पहले, क्योंकि बाइल जूस ने क्या किया, बड़े वसा के कणों को छोटे में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम बोल रहे थे वसा का पाइशीकरण। पाइशीकरण होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, ये बाइल जूस आया। इस बाइल जूस जो पित्त रस है इसने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर वसा का पाइशीकरण, वसा का पाइशीकरण किया इसने। पचाया नहीं, केवल तोड़ा छोटे खंडों में। अब यहां से आगे अग्नाशयी रस आया, अग्नाशयी रस ने इस पाइशीकृत वसा को पचा दिया। तो सबसे ज्यादा जो वसा पचती है, ठीक है, जो पचाई जाती है वो किसके द्वारा पचाई जाती है, पैनक्रिएटिक लाइपेज के द्वारा पचाई जाती है। यानी अग्नाशय से स्रावित होने वाले जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा को सबसे अधिक पचाता है। अगला है कि अग्नाशय से पाचन होने के बाद जो अर्ध तरल भोजन पहुंचता है, ठीक है, कहां पर, अग्नाशय से पचने के बाद, क्योंकि यहाँ के जो ड्यूडेनम वाले भाग से आगे जो पचता है, आगे पहुंचता है ड्यूडेनम जेजुनम विलियम से, उसे हम क्या बोलते हैं, काइल कहते हैं। जबकि काइम किसे कह रहे थे, जो पेस्ट रूपी जो भोजन था, ठीक है, कहां से, आमाशय से जो निकल रहा था, आमाशय से जो भोजन पचने के बाद निकल रहा था उसको तो हम बोल रहे थे काइम। और जो अग्नाशय से पचने के बाद जो अतरल भोजन निकलता है, छोटी आंत से जो बाहर निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, काइल कहते हैं। ये अग्नाशयी एंजाइम और पेप्सिन मिलकर सूक्ष्म जीव और बाईपास प्रोटीन का पाचन करते हैं। पेप्सिन कहां से स्रावित हो रहा था, शुरुआत में हमने, किसका भाग है ये, जठर रस का। किसका भाग है, जठर रस का। ठीक है, और किसका पाचन करता है ये, प्रोटीन का पाचन कर रहा था वहां पर। अग्नाशयी रस में भी मुख्य रूप से कौन से एंजाइम पाए जा रहे थे, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जा रहे थे। तो अग्नाशयी एंजाइम, ठीक है, और पेप्सिन हार्मोन मिलकर के क्या कर रहे हैं, बाईपास प्रोटीन का पाचन करते हैं।
बाईपास प्रोटीन किसे कहते हैं? रूमिनेंट्स को दी जाने वाली वह प्रोटीन जो सूक्ष्म जीवों से बचकर, यानी जो रूमन में माइक्रोबियल डाइजेशन होता है उससे बच करके कहाँ आ जाती है? छोटी आंत में आ जाती है। तो उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? बाईपास प्रोटीन कहते हैं। फिर उसका पाचन कहाँ किया जाता है? छोटी आंत में किया जाता है, और जो कि जानवर के लिए उपलब्ध कराई जाती है, और वही सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। तो बाईपास प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कौन करता है? अग्नाशयी रस और पेप्सिन मिलकर के। आंतरीय रस में, अब देखो, यहां तक का काम हो गया। अग्नाशयी रस ने पाचन कर दिया, ठीक है, अग्नाशय रस के द्वारा पाचन हो गया। अब भोजन में जो कुछ भी बच गया है, मान लो कुछ चीजें रह गई हैं अभी, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कि अग्नाशयी रस से पचने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सी अवस्था में है? डाइसैकेराइड अवस्था में होती है। यानी अब इसे बिल्कुल सरल अवस्था में ये नहीं आई है, ठीक है। तो अब इसका पाचन कैसे होगा? या कुछ जो वसा बच गई है उसका पाचन कैसे होगा? देखिए, तो आंत के द्वारा भी कुछ श्राव रस स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। जो इंटेस्टाइन है उसके द्वारा भी क्या किया जाता है? कुछ रस स्रावित किए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, और वो किस किस का पाचन करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में देखें। देखो, एक होता है यहाँ पर माल्टेज। आंतरी रस में क्या होता है? एक एंजाइम होता है माल्टेज। ये किसका पाचन करता है? जो माल्टोज है, ठीक है, क्या है? डाइसैकेराइड। इसको ग्लूकोज और ग्लूकोज की दो यूनिट में बदल देता है। वहीं सुक्रोज को पचाने के लिए, सुक्रोज भी क्या है? डाइसैकेराइड है। तो इसको पचाने के लिए फ्रिज एंजाइम होता है, जो किसको पचाता है? सुक्रोज को पचाता है, और किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम होता है, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। और इसी तरह से आंतरिक स्राव में आंतरीय लाइपेज और स्रावित होता है। जो बची कुची वसा है उसका पाचन करता है। तो देखो, वसा का पाचन कहां पर है? गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा भी होता है, आमाशय में हो रहा है। छोटी आंत में पेनक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा हो रहा है। और लास्ट में इंटेस्टाइनल लाइपेज के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो तीन तीन प्रकार के लाइपेज का क्या कर रहे हैं? वसा का पाचन करते हैं। लेकिन वसा के पाचन में मदद कौन करता है? बाइल जूस करता है। किसके द्वारा? पाइसीकरण के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो आंतरिक रस है उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। माल्टोज के टूटने से ग्लूकोज की दो यूनिट बनती हैं। सुक्रोज के टूटने से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, भाई सुक्रोज का पाचन होने पर कौन किस किस में टूटता है, ठीक है, या ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के क्या चीज बनती है। इसी तरह से लैक्टोज, लैक्टोज का पाचन कौन करता है? लैक्टेज एंजाइम करता है। लैक्टेज लैक्टोज को किस मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। आंतरिक रस से कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं? तो माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, आंतरीय लाइपेज, ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये छोटी आंत की बात हो गई पूरी। अब बात करें बड़ी आंत। तो छोटी आंत से पचने के बाद जो भोजन बड़ी आंत में जाता है, तो बड़ी आंत में सामान्यतः किसी प्रकार के पाचक रस का एंजाइम का जो है स्राव नहीं किया जाता, ठीक है, कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं होता। लेकिन सीकम से क्या स्रावित हो रहे हैं? सेलुलेज और हेमीसेलुलेज एंजाइम स्रावित होते हैं, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं हम रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स में सीकम से सेलुलेज और हेमीसेलुलेज एंजाइम स्रावित होते हैं, जबकि नॉन रूमिनेंट में किसी भी प्रकार का एंजाइम कोई स्रावित नहीं होता है, ठीक है। तो किस में है ये? रूमिनेंट्स में।
अगला है, जो सूक्ष्म जीवीय पाचन से बची कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन करके वोलेटाइल फैटी एसिड ये बनाते हैं। वोलेटाइल फैटी एसिड क्या है अभी हम बात करेंगे, ठीक है। रूमिनेंट रूमन के बारे में बात करेंगे, बताएंगे। और जो बड़ी आंत है उसका मुख्य काम है जल का अवशोषण करना, ठीक है। बड़ी आंत का मुख्य रूप से काम क्या है, जल का अवशोषण करना। जबकि जो भी चीजें पची थी अपनी, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से, वसा के पाचन से फैटी एसिड ग्लिसरॉल बने थे, प्रोटीन के पाचन से अमीनो अम्ल बने थे, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज फ्रक्ट जो भी बने थे, फ्रक्टोज बने थे, ठीक है, गैलेक्टोज, ये जो शर्कराएं अपनी बनी थी, इन सभी का पाचन किसके द्वारा होता है, छोटी आंत के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखो, ये तो बात हो गई अपनी मुख्य रूप से किसके बारे में, रूमिनेंट्स की, नॉन रूमिनेंट्स के बारे में। अब हम बात करें कि जो रूमिनेंट्स है, ठीक है, रूमिनेंट्स में वसा जो भी ये तत्व है इनका पाचन किस तरह से होगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है मुख्य रूप से रूमिनेंट्स और नॉन रूमिनेंट्स में, वो रूमन का ही आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो रूमन है वो किस तरह से यहाँ पर होता है, क्या क्या चीजें रूमन के अंदर होती हैं, और किस तरह से जो भोजन के पोषक तत्व है उनका अवशोषण होता है और पाचन होता है। रूमन की हम सामान्य पीएच की बात करें तो कितनी होती है, 6.5, ठीक है। यानी एक रेंज है 5.8 से 6.8 तक होती है, लेकिन इसकी पीएच की बात करें तो लगभग 6.5 के आसपास होती है, 6.5 के आसपास होती है। वहीं टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस होता है एक एवरेज, इससे एक दो डिग्री ऊपर और नीचे, यानी 38 से 41 42 तक की हम बात कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर मोस्टली कितना है इसका एक लेके चलें तो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर का वातावरण। वातावरण कैसा होता है इसका, अवायवीय। अवायवीय से क्या मतलब है, यहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। कैसी है, ऑक्सीजन अनुपस्थित, ठीक। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अवायवीय वातावरण। अब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक है। रूमन के अंदर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कई बार कहते हैं ना कि भाई इस रूमन का माइक्रोफ्लोरा माइक्रोफोना क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से रूमन में पाचन कम हो जाता है, रूमन की मोटिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो कैसे होता है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करें कि इसके अंदर क्या पाई जाती है, कुछ गैसों का निर्माण किया जाता है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, नाइट्रोजन और मुख्य रूप से हाइड्रोजन, ठीक है। ये गैसें यहाँ पर उपस्थित होती है। और सूक्ष्म जीव होते हैं वो पाचन के द्वारा एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, वोलेटाइल फैटी एसिड का निर्माण करते हैं। अभी डिटेल में बात करेंगे किस तरह से करते हैं। पहले बात करते हैं कि जो रूमन के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। देखिए, रूमन के अंदर सूक्ष्म जीवों की बात करें तो इसमें जीवाणु, प्रोटोजोआ, फंजाई या कवक, और बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये चार प्रकार के सूक्ष्म जीव रूमन में उपस्थित होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं इसके अंदर, जीवाणु यानी बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरे कवक या फंजाई, और चौथे हो गए बैक्टीरियोफेज। तो ये चार प्रकार के सूक्ष्मजीव यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो उनकी संख्या से भी बनता है। इस सबसे ज्यादा संख्या में कौन से सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, बैक्टीरिया की। सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है। सर्वाधिक संख्या किसकी हो गई, और सबसे कम किसकी हो गई, कवक या फंजाई की जो है सबसे कम होती है।
दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जीवाणुओं की संख्या, जैसे ये दे देगा आपके लिए, पावर वाले क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से 10 जीवाणु की संख्या कितनी है भाई, 10 की घात 10 दे रखा है, 10 की घात 6 दे रखा है, 10 की घात 3, 10 की घात 9, इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो इनमें से जैसे जीवाणु की संख्या पूछ ली, 10 की घात 10 जहां दे रखा है वो क्या हो गया, जीवाणु की संख्या हो गया। 10 की घात 6 दे रखा है तो वो क्या हो गया, प्रोटोजोआ की संख्या हो गया। कवक 10 की घात 3, ठीक है, 10 की पावर 3। बैक्टीरियोफेज की संख्या 10 की पावर 9। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि भाई आपसे पूछा कि जीवाणु की संख्या कितनी है, तो 100 मल्टीप्लाई कर दे दिया आपके लिए 10 की पावर 8। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ लास्ट में, ये 10 की पावर 10 ही है, क्योंकि ये दो जीरो फिर कहाँ चढ़ जाएंगी, इस पावर में जुड़ जाएंगी ये दो, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 10। तो ये भी जो संख्या है किसकी है, जीवाणुओं की संख्या होती है। इसी तरह से दूसरा पूछ सकता है आपको भाई कि जैसे भाई बैक्टीरियोफेज की संख्या होती है, तो इसके लिए दे दिया आपने 10 10 इंटू 10 की पावर 8, तो अल्टीमेट इसका क्या है, 10 की पावर 9 है। तो ये क्या है, जीवाणुओं बैक्टीरियोफेज की ही संख्या है। तो 8 से मतलब ये नहीं है कि भाई ये तो है ही नहीं, आंसर में ही नहीं है, तो इसका मतलब भी क्या है, 10 की पावर 9 ही है। तो ये किसकी संख्या है, बैक्टीरियोफेज की संख्या है, किसके अंदर, रूमन के अंदर। तो जीवाणु हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, कवक हो गए, बैक्टीरियोफेज हो गए। सबसे ज्यादा संख्या जीवाणुओं की होती है, सबसे कम कवक या फंजाई की होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ शब्द यूज किए जाते हैं। एक होता है माइक्रोफ्लोरा। जो माइक्रोफ्लोरा शब्द यूज किया जाता है वो जीवाणुओं की, जो रूमन में जो जीवाणु हैं उनकी संख्या के लिए यूज किया जाता है। उनकी जो पॉपुलेशन है जीवाणुओं की, उनके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, माइक्रोफ्लोरा। दूसरा है माइक्रोफोना। वो किसके लिए यूज किया जाता है, रूमन में उपस्थित जो प्रोटोजोआ है उनकी संख्या के लिए, उनकी जनसंख्या के लिए क्या यूज किया जाता है, माइक्रोफोना। और मिनी रूमिनेंट्स, मिनी रूमिनेंट्स भी किसको बोलते हैं, रूमिनल प्रोटोजोआ। जो रूमन के अंदर जो प्रोटोजोआ हैं उनकी जनसंख्या को ही, उनकी संख्या को ही, उन प्रोटोजोआ को ही हम क्या बोलते हैं, मिनी रूमिनेंट्स कहा जाता है। प्रोटोजोआ को ही हम क्या बोल रहे हैं, मिनी रूमिनेंट्स। जीवाणु को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफ्लोरा। और प्रोटोजोआ को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफोना। ठीक है, तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अब देखो इनके काम की बात करें, किस किस तरह से ये काम करते हैं। जो रूमिनल जीवाणु हैं मुख्य रूप से कौन से प्रकार के होते हैं, ये ग्राम नेगेटिव प्रकार के होते हैं और अविकल्पी अवायवीय होते हैं। अविकल्पी अवायवीय से क्या मतलब है, यानी ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ग्रो करते हैं, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ये रह सकते हैं। तो हमने बात की कि जो रूमन है उसके अंदर अवायवीय अवस्था पाई जाती है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो अवायवीय अवस्था में पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं ये क्या कहला रहे हैं, अविकल्पी अवायवीय जीवाणु। यानी इनके अलावा ऑक्सीजन मतलब जो बिना इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। कौन सा विकल्प नहीं है, यानी ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रो नहीं कर सकते, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ग्रो करेंगे, अवायवीय अवस्था में ही ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको बोल रहे हैं अविकल्पी अवायवीय जीवाणु। और ये क्या करते हैं, पिंडवन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, और उसके द्वारा वोलेटाइल फैटी एसिड और गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, और प्रोटीन का निर्माण भी ये करवाते हैं। जो जीवाणु हैं वोलेटाइल फैटी एसिड का निर्माण करते हैं, गैस का भी निर्माण करते हैं, और प्रोटीन का निर्माण भी ये करवाते हैं। अब जो ये रूमिनल जीवाणु हैं इनकी पॉपुलेशन कई बार बढ़ जाती है। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन को जो नियंत्रित करते हैं वो कौन करते हैं, रूमिनल बैक्टीरियोफेज। जीवाणुओं को इनको नष्ट करके, ठीक है, क्या करते हैं, इनकी जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं, और उनके मरने से जो प्रोटीन बनती है जीवाणु प्रोटीन, उसको जानवर के लिए उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो इनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, बैक्टीरियोफेज। दूसरे हैं रूमिनल प्रोटोजोआ। ये एक प्रकार से क्या करते हैं, भक्षण करते हैं जीवाणुओं का। ठीक है, और सूक्ष्म जीवों की जो संख्या है उसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, रूमिनल कवक हो गए, जीवाणु है, इनकी संख्या को भी ये क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, नॉर्मल अवस्था। ठीक, और इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, सीलेटेड प्रकार के होते हैं। इन प्रोटोजोआ क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं, और ये क्या है, गति करते हैं किसके द्वारा, इनके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया फ्लैजिला इनके ऊपर पाए जाते हैं। और इनको किस नाम से जाना जाता है,
मिनी रूमिनेंट्स के नाम से जाना जाता है और माइक्रोफोना के नाम से जाना जाता है, जो जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। रूमिनल कवक की बात करें तो जो कवक कवक है, फंजाई है, ठीक है, क्या करती है ये लिग्निन और जो सेलुलेज है, ठीक है, जानवर मुख्य रूप से चारा खाते हैं, उसमें सेलुलेज भी पाया जाता है, हेमी सेलुलोज भी पाया जाता है, ठीक है, लिग्निन भी पाया जाता है। तो लिग्निन और सेलुलेज के मध्य जो बंध है, तो तोड़ने का काम ये करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात की थी इसके बारे में कि चारे के उपचार के समय, ठीक है, यानी चारे की जो पौष्टिकता है बढ़ाने के लिए, उसकी पाचन को बढ़ाने के लिए हम रोट फंजाई का उपयोग कर रहे थे। तो वो क्या कर रही थी वहां पर, वो भी क्या कर रही थी, लिग्निन और सेलुलोज के मध्य को बंध को तोड़ रही थी, जिससे जो लिग्निन है चारे की जो पाचकता को कम करता है, वो पाचकता को कम ना कर पाए, सेलुलोज पाचन के लिए उपलब्ध हो जाए, ठीक है, सेलुलोज और हेमोसेलुलोज हैं जो पाचन के लिए उपलब्ध हो जाए। तो ये क्या कर रही है, लिग्निन और सेलुलोज, या फिर कहें कि लिग्निन और हेमीसेलुलोज के मध्य जो बंध होते हैं उसको तोड़ना, लिग्निन को अलग करके सेलुलोज और हेमीसेलुलोज को पाचन के लिए उपलब्ध करवाना, ये काम किसका होता है, रूमिनल कवक का होता है, फंजाई का होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रूमन के सूक्ष्म जीवों की। अब रूमन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो जानवर ने खाया, उसका पाचन कैसे होगा, मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हमें ये तो पता ही है कि रूमन के अंदर क्या है, सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, प्रोटोजोआ भी है, बैक्टीरियोफेज है। अब जो रूमन के अंदर कार्बोहाइड्रेट जाता है, वह कार्बोहाइड्रेट सूक्ष्म जीवीय पाचन के द्वारा, किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवीय पाचन के द्वारा किसमें बदलता है, वोलेटाइल फैटी एसिड, जिनको हम बोलते हैं वाष्पीकृत वसीय अम्ल, वाष्पीकृत वसीय अम्ल, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, वाष्पीकृत वसीय अम्लों में परिवर्तित हो गया। अब ये जो वाष्पीकृत वसीय अम्ल होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड, ये तीनों ही क्या होते हैं, वाष्पीकृत वसीय अम्ल होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट के सूक्ष्म जीवीय पाचन के बाद बन जो वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड। अब इनका जो क्या नाम है, जो बनने की जो मात्रा है, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन बनता है इनमें, एसिटिक एसिड, दूसरा प्रोपियोनिक एसिड और तीसरे नंबर पर होता है ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। ये तो हो गई इनकी मात्रा। तो सबसे ज्यादा कौन बनता है, एसिटिक एसिड की मात्रा बनती है, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, वोलेटाइल फैटी एसिड जो बनते हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन बनता है, एसिटिक एसिड, उसके बाद प्रोपियोनिक एसिड की मात्रा बनती है और फिर बनती है ब्यूटारिक एसिड। अब कैसे बनती है इसका दोनों का कंपेरिजन करेंगे हम, तो भाई दाना देंगे तो कौन सा वोलेटाइल फैटी एसिड ज्यादा बनेगा, और रफेज देंगे तो कौन सा वोलेटाइल फैटी एसिड ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से। अब देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, सेलुलोज भी होता है, ठीक है, यहाँ पर जो स्टार्च भी आ जाती है और जाइलेंस भी आ जाते हैं। इनके भी सूक्ष्मजीवीय पाचन से सेलोबायोज बनता है और लास्ट में यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसी तरह से स्टार्च से माल्टोज बनता है और ग्लूकोज रूमिनेंट्स के अंदर, इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मेनली वोलेटाइल फैटी एसिड का निर्माण कहाँ हो रहा है, रूमन के अंदर हो रहा है, और रूमन की भित्ति के द्वारा इनका अवशोषण होता है। और रूमन से आगे जब ये चलते हैं कहाँ, रेटिकुलम और ओमेजम, इनका अवशोषण वहां भी होता रहता है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि जो जानवर को हम रफेज और कंसंट्रेट देते हैं उसके आधार पर कौन सी चीज ज्यादा बनती है, कौन सा एसिटिक जो वोलेटाइल फैटी एसिड है वो अधिक बन, देखिए वोलेटाइल फैटी एसिड हो गए,
एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड। जब हम चारा खिलाते हैं, जानवर को क्या खिला रहे हैं, चारा ज्यादा खिला रहे हैं, ठीक है, तो उस अवस्था में जो एसिटिक एसिड है वो कितना बनता है, 70% बनता है। और जब हम दाना खिलाते हैं तो उस कंडीशन में जो एसिटिक एसिड है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है, 60% पर आ जाता है। वहीं दूसरे नंबर पर चारा खिला रहे हैं, ठीक है, रफेज खिला रहे हैं, इसका चारे का मतलब हो गया रफेज, और दाने का मतलब हो गया कंसंट्रेट। तो एसिटिक एसिड कितना बन रहा है, 70%, प्रोपियोनिक एसिड 20%, और ब्यूटारिक एसिड 10% बनता है, कब, चारा खिलाने पर। तो इस तरह से पूरी तरह से पाचन हो गया, 100% आ गया ये। और जब दाना खिलाते हैं उस समय एसिटिक एसिड कितना घट गया, थोड़ा सा घट गया, 10% घट गया, कितने पे आ गया, 60% पे। और ये 10% बढ़ गया, कितना हो गया, 30% हो गया 20 से, और इसकी मात्रा बराबर रही, ठीक है। तो इस तरह से ये भी 100%। अब चारा खिलाने से और दाना खिलाने से फर्क क्या हुआ भाई, क्या उपयोग है इसका। तो देखो, जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड से आगे चल करके बनता क्या है, यानी इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, एसिटिक एसिड आगे जाके क्या होगा, अवशोषित होगा, ठीक है। अवशोषित होने के बाद इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, उपापचय होगा, और उपापचय होने पर ये किस जगह काम आता है, दुग्ध वसा बनाने में काम आता है। एसिटिक एसिड किस चीज को बनाने में काम आता है, दूध की जो वसा होती है उसको बनाने में काम आता है। साथ में कुछ मात्रा में क्या बनाता है, ये कीटोन बॉडीज का भी निर्माण होता है, ठीक है। नहीं तो मुख्य रूप से इसका जो काम है, मुख्य काम क्या है इसका, दुग्ध वसा का निर्माण, इसका एसिटिक एसिड का। प्रोपियोनिक एसिड क्या बनाता है, दुग्ध शर्करा, ठीक है। और ब्यूटारिक एसिड कीटोन बॉडी बनाता है, और कौन सी कीटोन बॉडी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ये याद रखनी है, ठीक है। यानी ब्यूटारिक एसिड के उपापचय से क्या बनता है, कीटोन बॉडी बनती है, और कौन सी बनती है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड कीटोन बॉडी बनती है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड से दुग्ध वसा बनी, ठीक है, फैट ग्लोब्यूल्स बनती हैं, दूध के अंदर घी की मात्रा ज्यादा बनती है, और प्रोपियोनिक एसिड से दुग्ध शर्करा बनती है, ठीक है। अब जब चारा खिला रहे हैं हम, तो तब एसिटिक एसिड कितना बन रहा है, 10%, ठीक है, सॉरी 70% बन रहा है। और दाना खिला रहे हैं तो 10% बन रहा है, यानी दाना खिलाने पर एसिटिक एसिड की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दाना खिलाएंगे तो दुग्ध वसा क्या हो जाएगी, कम। तो दूध में यदि हमें घी की मात्रा ज्यादा चाहिए तो हमें क्या खिलाना चाहिए, चारा ज्यादा खिलाना चाहिए, ठीक है। यदि हमें घी की मात्रा दूध में ज्यादा चाहिए, क्योंकि एसिटिक एसिड ज्यादा कब बनेगा, जब हम रफेज खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, रफेज, तो एसिटिक एसिड ज्यादा बनेगा। और एसिटिक एसिड किसके निर्माण में काम आता है, दुग्ध वसा बनाने में काम आता है, ठीक है। तो दुग्ध वसा ज्यादा कब बनेगी, जब हम चारा खिलाएंगे, क्योंकि दाना खिलाने पर तो उल्टा कम हो रहा है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि चारा ज्यादा खिलाने पर दूध में वसा की प्रतिशतता बढ़ जाती है, ठीक है। बी की परसेंटेज ये बोल सकते हैं, बी की प्रतिशतता बढ़ जाती है। यदि हमें घी ज्यादा चाहिए दूध के अंदर तो हमें चारा ज्यादा खिलाना चाहिए। और यदि हमें दूध चाहिए ज्यादा, दूध की मात्रा ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चारा खिलाने पर 20% प्रोपियोनिक एसिड बनता है, और दाना खिलाने पर 30% बनता है, और जो किसको बनाने में काम आ रहा है, दुग्ध शर्करा को। जब दुग्ध शर्करा बढ़ेगी तो दूध की मात्रा भी बढ़ती है, ठीक है। तो दाना ज्यादा खिलाने पर दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है, दूध की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पर, कि दाना ज्यादा खिलाने पर घी की परसेंटेज बढ़े, सॉरी, रफेज खिलाने पर घी की प्रतिशतता बढ़ेगी, वसा की प्रतिशतता बढ़ेगी, और दाना खिलाने पर दूध की मात्रा गिरती है। अब देखिए, एसिटिक एसिड किसको बनाने में काम आ रहा है, दुग्ध वसा तो है ही, साथ में कीटोन बॉडी भी बनाता है। ब्यूटारिक एसिड भी क्या बनाता है, पूरी तरह से कीटोन बॉडी बनाता है। लेकिन प्रोपियोनिक एसिड कीटोन बॉडी नहीं बनाता है। तो ये दोनों जो वोलेटाइल फैटी एसिड हैं, एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड, दोनों कैसे हैं, कीटोजेनिक, कीटोन का निर्माण करते हैं, कीटोन बॉडी का निर्माण करते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कीटोजेनिक में, यानी हम बात करें दोनों के अनुपात की, कीटोजेनिक वोलेटाइल फैटी एसिड और
नॉन कीटोजेनिक वोलेटाइल फैटी एसिड यानी ग्लूकोजेनिक। तो जो कीटोजेनिक है उसमें 70% आ गया, कौन सी एसिटिक एसिड आ गया, प्लस ब्यूटारिक एसिड आ गया कितना 10%। और ग्लूकोजेनिक में ठीक है कौन सी आ गई, प्रोपियोनिक एसिड, कितनी है, मात्र 20%। तो यदि हम इनकी तुलना करें तो कितना आ जाएगा लास्ट में आगे जाकर के, ये 70 और 10, 80 अनुपात 20। तो इसको हम सरल अवस्था में लिखें, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो कितना आ गया, ये 4:1 होता है। अगर पहले बोल दे ग्लूकोजेनिक और बाद में बोले कीटोजेनिक, तो ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक का अनुपात 1:4 हो जाएगा। तो इन दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है, रूमन में वोलेटाइल फैटी एसिड के अवशोषण की दर कैसे होती है। भाई इन तीनों में से सबसे ज्यादा अवशोषित कौन रहेगा, यानी किसका अवशोषण सबसे तेज गति से होता है। तो सबसे ज्यादा जो अवशोषण होता है वो होता है किसका, ब्यूटारिक एसिड का। उससे कम प्रोपियोनिक एसिड और उससे कम एसिटिक एसिड। तो अवशोषण का क्रम इस तरह से ये रहता है। जबकि मात्रा जो बनती है वो किसकी सबसे ज्यादा, किसकी है, एसिटिक एसिड की, दूसरे नंबर पर प्रोपियोनिक एसिड की, और तीसरे नंबर पर ब्यूटारिक एसिड। तो यहीं पर लिख सकते हैं, ह्यूमन में वोलेटाइल फैटी एसिड के निर्माण, चलो इसको यहां नहीं आगे लिखते हैं, पीछे लिखते हैं यहाँ। यहाँ लिख सकते हैं हम, वोलेटाइल फैटी एसिड के निर्माण की दर। तो सबसे ज्यादा कौन सा बनता है, एसिटिक एसिड, उससे कम प्रोपियोनिक एसिड, और सबसे कम मात्रा में कौन बनता है, ब्यूटारिक एसिड। ये तो वोलेटाइल एसिड के निर्माण की हो गई। और दूसरा है अवशोषण की दर, वोलेटाइल फैटी एसिड के अवशोषण की दर। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले ब्यूटारिक एसिड, उसके बाद प्रोपियोनिक, और सबसे कम किसका अवशोषण होता है, एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड को एसीटेट बोल देते हैं, प्रोपियोनिक एसिड को प्रोपियोनेट बोल देते हैं, ब्यूटारिक एसिड को ब्यूटाइरेट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहीं इस तरह से भी देखो तो उसका मतलब ये नहीं है, एसीटेट, प्रोपियोनिक एसिड का प्रोपियोनेट, और ब्यूटारिक एसिड को ब्यूटाइरेट। ठीक, तो इस तरह से ये क्या हो गया, वोलेटाइल फैटी एसिड का अवशोषण पाचन होता है। अब देखिए, अब जो भी ये पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, रूमिनेंट्स और नॉन रूमिनेंट्स की हम बात करें तो क्या डिफरेंस होता है इनके पाचन में और अवशोषण में। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले, पाचन का अंतिम उत्पाद, किसके पाचन का अंतिम उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, रूमिनेट्स के अंदर, यानी रोमन थी पशुओं में, यानी जिनके अंदर रोमन है, उन पशुओं में कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, वोलेटाइल फैटी एसिड। प्रोटीन से क्या बनते हैं, अमीनो अम्ल बनते हैं। वसा से क्या बनते हैं, वसीय अम्ल बनते हैं। वहीं हम नॉन रूमिनेंट में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या बनता है, ग्लूकोज। तो जबकि वोलेटाइल फैटी एसिड किसमें बनते हैं, गोमंती पशुओं में बनते हैं। बाकी का प्रोटीन और वसा के पाचन से दोनों में ही सेम चीजें बनती हैं। अंतर कहां पर है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, रूमिनेंट्स में तो बनते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड, कहां पर बन रहे हैं ये, रूमन में। ठीक है, और ये किसके अंदर हो गए,
नॉन रूमिनेंट्स के अंदर। अवशोषण की बात करें तो रूमिनेंट्स में जो वोलेटाइल फैटी एसिड बने, इनका अवशोषण कहाँ होता है? रूमन की भित्ति के द्वारा होता है। और कौन सी विधि है? ये है निष्क्रिय विसरण विधि, यानी किसी भी प्रकार की ऊर्जा यहाँ पर नहीं लगती है, ऑटोमेटिक ही जो रूमन की भित्ति है उसके द्वारा ये अवशोषित कर लिए जाते हैं। और आगे भी रूमन के बाद रेटिकुलम और ओमेजम में भी इनका अवशोषण होता है। प्रोटीन का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में। और वसा का अवशोषण कहाँ होता है? जेजुनम का अग्रभाग, ठीक है, जो कि छोटी आंत का दूसरा भाग होता है। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद जेजुनम। और प्रोटीन का भाग अंतिम छोटी आंत के भाग में, यानी इलियम। वहीं अवशोषण के स्थान की बात करें नॉन रूमिनेंट में, नॉन रूमिनेंट में ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। और सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है, ठीक है, निष्क्रिय नहीं है। कैसा है? सक्रिय परिवहन। और प्रोटीन का पाचन ड्यूडेनम और जेजुनम दोनों में होता है, ठीक है। और उसके बाद जो वसा है वो भी जेजुनम के अग्रभाग में होता है। अब अवशोषण की विधि जो है, ठीक है, कौन सी है? जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अवशोषण में सक्रिय विधि काम आती है। फ्रक्टोज के में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन काम आता है। वहीं प्रोटीन के जो अवशोषण में सक्रिय परिवहन काम आता है, यानी यहाँ पर ऊर्जा खर्च होती है। सक्रिय परिवहन का मतलब है कि वहां पर एनर्जी का उपयोग हो रहा है, किसमें? अवशोषण। इसी तरह से वसा के अवशोषण में, फैटी एसिड्स के अवशोषण में किसके द्वारा होता है? काइलोमाइक्रोन्स के रूप में। इनको क्या बोलते हैं? हम मिसेली बोल देते हैं। काइलोमाइक्रोन्स को क्या बोलते हैं हम? मिसेली। मिसेली होते हैं कि जो वसा के पाचन से बनते हैं, छोटे छोटे भाग होते हैं, जो कि अवशोषण वसा को इसी के रूप में अवशोषित किया जाता है। और जो मिसेली के रूप में ये अवशोषित होते हैं ना, ये कहां पर होते हैं? लसका, लसका वाहिनियों द्वारा, लसका के द्वारा ये अवशोषित किए जाते हैं। लसका वाहिकाओं के द्वारा ही किसका अवशोषण किया जाता है? काइलोमाइक्रोन्स का अवशोषण किया जाता है। और ग्लिसरॉल का किसके द्वारा अवशोषण होता है? पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन और अवशोषण। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो अंतर है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में होता है, रूमिनेंट्स में वाष्पीकृत वसीय अम्ल बनते हैं, और जबकि नॉन रूमिनेंट्स में ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, जैसे भाई आगे अमीनो अम्ल बने, ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना, तो इनका आगे चलकर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय होता है, जिससे शरीर के लिए क्या होती है? एनर्जी मिलती है। तो वहां पर जो वायवीय यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा, तो कितने एटीपी बनेंगे? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वहां पर मेटाबॉलिज्म होगा तो कितने अणु बनेंगे? तो अलग अलग प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनसे कितने एटीपी भी बनते हैं। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के वायवीय ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं? 32 बनते हैं। ग्लूकोज के अवायवीय ऑक्सीकरण से 2 एटीपी मिलते हैं। ग्लाइकोजन के वायवीय ऑक्सीकरण से 33 एटीपी मिलते हैं। ग्लाइकोजन के अवायवीय ऑक्सीकरण से 3 एटीपी मिलते हैं। एसिटिक एसिड से 8, प्रोपियोनिक एसिड से 14, या इसको हम बोल सकते हैं 15, ब्यूटारिक एसिड के 20, और पामिटिक एसिड से 106 एटीपी का निर्माण होता है। इसके बारे में अभी केवल आप यहाँ संख्या याद रखें कि किससे कितने बनते हैं। मुख्य रूप से ग्लूकोज वाले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में उपापचय वाले चैप्टर में हम शायद कल ही उसके बारे में बात करेंगे, तो वहां पर बात करेंगे किस तरह से 32 एटीपी बनते हैं, किस तरह से 2 बनते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखें, क्योंकि आगे जो क्या हो गया? पाचन हो गया। पाचन से जो है जटिल पदार्थ सरल अवस्था में बन गए, शरीर में इनके द्वारा अवशोषण कर लिया गया। अब क्या होता है? इनका मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कहीं ना कहीं शरीर में इनका उपयोग तो होगा। जो हम काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, तो एनर्जी देने में, एनर्जी प्राप्त करने में इन्हीं का क्या होता है? इनके उपापचय से ही हमें क्या मिलते हैं? एटीपी मिलते हैं। और उस एटीपी किस में खर्च होती है? एनर्जी के रूप में खर्च होती है, ठीक है। उसी वजह से हम कार्य कर पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपना पाचन तंत्र समाप्त होता है। अब यहाँ पर जैसे क्या बात करें कि जैसे आमाशय था, आमाशय में क्या स्रावित हो रही थी? HCl स्रावित हो रहा था, ठीक है। तो HCl और पेप्सिनोजन थे जो किसमें स्रावित हो रहे थे?
जठर रस में स्रावित हो रहे थे। जठर रस में, एक मिनट बात करें। हाँ, तो जो जठर रस में HCl जो स्रावित होता है, ठीक है, ये किसके द्वारा स्रावित होता है? हम एनाटॉमी वाले पोर्शन बात कर चुके थे कि जो HCl है वो पेराइटल कोशिकाओं से स्रावित होता है, और इन्हीं पेराइटल्स को हम किस नाम से जानते हैं? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। इनसे कौन सा स्रावित हो रहा है? HCl स्रावित होता है। और जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन किससे स्रावित होता है? चीफ कोशिकाएं। और दूसरी होती हैं, इन्हीं को क्या बोल देते हैं हम? पेप्टिक सेल। ठीक, इनसे स्रावित होता है। और जो गैस्ट्रिन है, ठीक है, या फिर हम कहें कि जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, तो ये किसका भाग है? जठर रस का भाग है। और जठर रस जो गैस्ट्रिन है, ये किससे स्रावित होता है? जी सेल से। हम बात कर रहे थे कि जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, ये जी सेल से, और किसको? जठर रस को, इसको इस तरह से इन कोशिकाओं से स्रावित कराने में क्या करता है? ये मदद करता है। ठीक है। और तो क्या चीज रह गई इसमें? ठीक है। हाँ, एक अग्नाशय की बात और कर लेते हैं हम। कहाँ पर गया अग्नाशय? यहाँ पर हमने बाइल जूस के बारे में बात कर ली थी, और यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, देखो, एक अग्नाशय रस के बारे में। हालांकि हम एनाटॉमी में थोड़ी सी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हम देखें थोड़ा सा। देखो, जो अग्नाशय है, अग्नाशय में दो तरह की भाग होते हैं। एक तो होता है इसका अंतःस्रावी भाग। कौन सा है? अंतःस्रावी भाग। और दूसरा है इसका बाह्य स्रावी भाग। तो जो हम पाचन में यहाँ पर हम बात कर रहे थे यहाँ पर, जैसे ट्रिप्सिनोजन था, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन हो गया, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हमने किसके बारे में बात की थी? पेनक्रिएटिक लाइपेज, पेनक्रिएटिक एमाइलेज। ये सब कौन से भाग से स्रावित हो रहे हैं? ये बाह्य स्रावी भाग से स्रावित होते हैं। जबकि, और ये सब क्या है? ये सब हैं एंजाइम्स। ठीक। अब इसका अंतःस्रावी भाग है। इससे कौन कौन सी चीजें इसके तीन, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? लेंगर हेंस का द्वीप कहते हैं। पहली चीज तो क्या हो गई? लेंगर हेंस का द्वीप। और इसके तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एल्फा, दूसरी बीटा, और तीसरी होती हैं डेल्टा। ठीक है। एल्फा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। और यहां से होता है सोमेटोस्टेटिन। जो ग्लूकेगॉन है, ग्लूकेगॉन का काम क्या है? रक्त में, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाना, इंक्रीज करना, यानी रक्त में ग्लूकोज को लेकर के आता है। और इंसुलिन का क्या है? रक्त में ग्लूकोज
स्तर को कम करना। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कि डायबिटीज हो गई, तो डायबिटीज किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से होती है, क्योंकि भाई इंसुलिन कम स्रावित हो रहा है, तो ग्लूकेगॉन तो रक्त में जो ग्लूकोज है उसके स्तर को बढ़ाता जा रहा है, तो बढ़ाता जा रहा है, तो रक्त में ग्लूकोज ज्यादा आ जाता है तो डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन वहां पर कम हो गया, क्योंकि इसका काम क्या है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करना। तो जो ग्लूकोज का अवशोषण यहाँ पर नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि क्या कैसे कम करती है ये इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को? अवशोषण को बढ़ा करके। ठीक है, तो जब ग्लूकोज का अवशोषण नहीं होगा रक्त से, तो क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाती है। और सोमेटोस्टेटिन इन दोनों के कार्यों को, इन दोनों के कार्य को नियंत्रित करता है। अब यहां पर एक फर्क और है कि यहाँ तो ये एंजाइम स्रावित होते हैं, लेकिन अंतःस्रावी भाग से क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन्स। ये सभी क्या है? हार्मोन्स है। ठीक है, तो ये हो गई किसके बारे में बात? अग्नाशय के बारे में। इसी के साथ एक चीज और होती है कि एक हार्मोन होते हैं कॉलिसिस्टोकाइनिन, और एक होता है सीक्रेटिन। ठीक है, देखो यहीं पर बात कर लेते हैं। ये देखो, पॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन, इसको हम प्रदर्शित करते हैं CCK, पॉलीसिस्टोकाइनिन। अब जो पॉलीसिस्टोकाइनिन है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि पित्ताशय और अग्नाशयी रस का स्राव करना, यानी पित्ताशय में संकुचन, वह अग्नाशय संकुचन। ठीक है, तो क्या करेगा ये? पित्त रस का स्राव। तो ये किसका कार्य हो गया? पॉलीसिस्टोकाइनिन का काम होता है। ठीक है, अब जो पॉलीसिस्टोकाइनिन है, ये मुख्य रूप से किसके द्वारा स्रावित होता है? ड्यूडेनम और जेजुनम कोशिकाओं द्वारा। ड्यूडेनम व जेजुनम द्वारा स्रावित हार्मोन। तो ये बात हो किसके बारे में? कॉलिसिस्टोकाइनिन के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर अपना जो पाचन तंत्र है वो समाप्त होता है। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे कि जो पाचन तंत्र के द्वारा जो पोषक तत्व बने हैं उनके मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, बताइए। तो क्लास खत्म करते हैं फिर यहीं पर। ठीक है, सभी के लिए गुड नाइट। जय श्री राम।